नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो चैप्टर वो चलती है बुक सामाजिक की आरवीएससी में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका 6 चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प की विविध आयाम। तो ये इस चैप्टर में हम लगभग सारे जितने भी दुर्ग वगैरह हैं उनका शिल्प और उनके जो भी उनके स्थापत्य हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। नगर विन्यास एवं भवन शिल्प। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोथी में खुदाई के ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद काल में कई सदियों पूर्व सरस्वती और दृश्यवती नदियों के किनारे पर बसे नगरों की नगर योजना और भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदियाँ आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं। यानी कि इस यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पहले जो सभ्यताएं थी कालीबंगा और इन सब सभ्यताओं के काल की बात करें या यूं कहें कि ऋग्वेद काल की बात करें, तो वहाँ उस समय में जो नगर थे उनकी बनावट थी, उनके जो भवनों के निर्माण करने की जो कला थी और जो भी मतलब उसका पूरा विन्यास जो था, जैसे सड़क, नालियाँ, कुएं, वेदियाँ, ये सब बहुत ही उच्च स्तरीय थे। इन सब के प्रमाण कालीबंगा और सोथी जो जगह है वहाँ पर खुदाई करी और उस खुदाई के समय इन सब चीज़ों का पता चला। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गीलुंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे। तो ये सब सभ्यताएं भी हमने पढ़ ली हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर में आई थी। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे। उस समय के जो मकान थे उन मकानों के जो अवशेष मिले हैं उनकी बात हो रही है कि वहाँ मकानों में दरवाजे, खिड़कियाँ यानी कि पूर्ण रूप से खुले हुए मकान हुआ करते थे जो यहाँ की समृद्ध व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दरें आदि आहड़ की कृषि एवं व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। आहड़ सभ्यता में जो तांबे की जो चद्दरें वगैरह मिली और अनाज पीसने के पत्थर वगैरह मिले, तो ये कृषि और व्यवसाय की प्रधानता को इंगित करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिसमें है पुष्कर, मरुधन्व, जांगल, मत्स्य साल, मरुकातार आदि इनमें से प्रमुख हैं। महाभारत काल में विराटनगर यानी कि बैराठ, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है। महाभारत काल में विराटनगर जो कि आजकल बैराठ है, बैराठ जो विराटनगर के नाम से जाना जाता है, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर के उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के विशेष रूप से स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ। इस काल की कला केवल राजकीय प्रश्रय में ही नहीं पलती थी वरन आमजन के मध्य भी प्रचलित थी। विराटनगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता का एक उदाहरण है। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभ लेख, बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख हैं। मौर्य काल में बेड़च नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़ के पास जिसे आजकल नगरी कहते हैं कि भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक यह भव्य नगर रहा। यानी कि यहाँ पर बात करी है कि मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक राजस्थान की जो स्थापत्य थी वो भारत की तरह ही थी और काफ़ी अच्छी, मतलब इनके सभ्यता के जो काफ़ी अच्छे उदाहरण मिलते हैं, जिसमें कुछ स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडर जो है वो प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, डबोक, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी है। यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ, रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है।
7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता के प्रतीक किले और धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक राजस्थान का जो स्थापत्य बताया गया है कि स्थापत्य जो काल था वो काफ़ी अच्छा रहा, और उसमें जो धार्मिक प्रतीकों के रूप में तो मंदिर, और वीरता और रक्षा के प्रतीकों के रूप में किले वगैरह जो है वो बनाए गए इस काल में। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ नगर नियोजन विशिष्ट रहा, यानी कि राजपूत राजाओं ने या जहाँ जहाँ पर भी अपनी राजधानी बनाई उनमें उनका नगर विन्यास जो था, नगर का नियोजन जो था वो बहुत ही उत्तम था। नगर की रक्षा एवं सुरक्षा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वो महत्वपूर्ण स्थान होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। देखिए यहाँ पर जब भी राजा लोग जो होते थे वो अपनी राजधानी बनाते थे तो वो ऐसा स्थान बनाते थे जहाँ पर दुश्मनों का पहुँचना मुश्किल हो, और हर तरीके से वो जो स्थान है वो सुविधा की दृष्टि से और रक्षा की दृष्टि से उचित हो। तो ऐसी जगहों को चुन करके वहाँ पर उनकी अपने देश की राजधानियाँ बनाई जाती थी। आगे चलकर देसी राजाओं ने अपने अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। जो राजधानियां बनाई थी उन राजधानियों को ही एक नगर के रूप में बसाया गया, अपने नामों पर उनके नामकरण किया गया, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर, ये सब, और इन नगरों की स्थापना हुई और पूर्ण रूप से इनको विकसित किया गया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके अंदर भी एक प्रश्न छुपा हुआ है कि जयपुर नगर के शिल्पकार कौन थे। तो जयपुर नगर के शिल्पकार थे विद्याधर। कितने सिद्धांतों के आधार पर इसको बसाया गया? तो 9 वर्गों के सिद्धांत पर इसको बसाया गया। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। देखिए जयपुर का जब निर्माण करवाया गया तो वहाँ पे चौड़ी चौड़ी और सीधी सीधी सड़कें हैं का जो निर्माण करवाया गया वो महत्वपूर्ण था। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ अर्थात छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ जो कि आज भी है, उनके बीच में फंवारे और चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार। शहर से निकासी के लिए सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे। जो लोग जयपुर गए होंगे और जिन्होंने जयपुर देखा होगा तो उन सबको ये मालूम भी होगा कि आज भी छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ जो जयपुर में जो दोनों जगह हैं, और शहर की निकासी के लिए काफ़ी सारे गेट बने हुए हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं: सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि। ये सब महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। क्योंकि अब की बात अगर करें तो जयपुर काफ़ी दूर दूर तक फैल गया है, तो ये सब चीज़ें शहर के अंदर ही दिखाई देती है, बाकी तो उस समय की बात अलग है। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। देखिए जयपुर शहर की नींव कब रखी गई थी? 1726 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो नींव जो रखने वाले थे वो थे राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट, और किन्होंने रखवाई थी? तो वो सवाई जयसिंह ने रखवाई थी। आगे चलकर तो पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। क्योंकि जैसलमेर है काफ़ी रेतीला इलाका है, तो वहाँ पर जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रख करके जैसलमेर का निर्माण 12वीं सदी में करवाया गया। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई।
पृथ्वीराज विजय जो काव्य था उसमें अजमेर की तुलना किससे की गई, तो इंद्रपुरी से की गई। और जो अजमेर राज्य था वो काफ़ी समृद्ध नगर की श्रेणी में आता था। बूंदी के स्थापत्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ था। बूंदी जो जगह बसाई गई वहाँ पर जल की प्रचुर मात्रा को ध्यान में रख के उसको बसाया गया। जोधपुर और बीकानेर की बनावट में गढ़ निर्माण, परकोटे, भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। बीकानेर में समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए और हाटों बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। जो बीकानेर था वो सपाट था, समतल भूमि थी, तो इसलिए इसको हाटों और बाजारों को जो व्यापारिक सुविधाएं देने के लिए, क्योंकि वो उसी के अनुकूल था, इस प्रकार से बनाया गया। और उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा, मतलब नगरों की तुलना में गांवों का जो स्थापना करने का जो तरीका था वो अलग रहा। पहाड़ी इलाके के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे कि केलवाड़ा, साराड़ा आदि। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियों, छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी मिलती है। राजस्थानी गांवों को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया गया, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे बीदासर, जेतासर, उदासर, इस तरीके से। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जंगल और पहाड़ थे वहाँ पर तो जो आदिवासी लोग थे उनकी बस्तियाँ मिलती थी, और वो भी छोटी छोटी टेकरियों पर एक ही जगह पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी हुई मिलती थी। और जो रेगिस्तानी इलाका था, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, इनके गांव जो बसाए गए वो पानी को देखते हुए बसाए गए थे, पानी की सुविधा के अनुसार। तो इनके जितने भी गांव हैं मोस्टली गांवों के आगे सर लगता है, जिसका मतलब होता है जलाशय। तो उस जलाशय का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है बीदासर, जेतसर, उदासर, इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं दुर्ग शिल्प की। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या आंचल ऐसा रहा हो जहां कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ गढ़ी न हो, यानी कि जगह जगह पर राजस्थान में दुर्ग या फिर यूँ कहें कि गढ़ स्थित है। दुर्ग निर्माण की परंपरा यह बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने जाते हैं, जिसमें से दुर्ग भी एक है। यानी कि दुर्ग निर्माण की परंपरा जो काफ़ी समय से चली आ रही है। शुक्र नीति में बताया है कि जो राज्य होता है उसके 7 अंग होते हैं, जिसमें से भी एक अंग दुर्ग को माना जाता है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा गढ़ या दुर्ग बने हुए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा दुर्ग या गढ़ कहाँ बने हुए हैं? राजस्थान में, जहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा की सुरक्षा रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए थे। दुर्गों का निर्माण जो है वो किन्होंने करवाया था? राजाओं और सामंतों ने करवाया था। किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए। कोई आक्रमण होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए, पशुधन को बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। दुर्गों की स्थापत्य का विकास का जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है वो कहाँ मिलता है? कालीबंगा की खुदाई में। कालांतर में मौर्य, गुप्त, परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। यह समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों और जलाशयों की प्रधानता दी जाने लगी। मौर्य, गुप्त और परवर्ती युग में जो दुर्ग बनवाए गए उनका निश्चित आधार दिखाई दिया, और उन दुर्गों में मंदिरों और जलाशयों की प्रधानता दिखाई दी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनागढ़, अजयराज चौहान का गढ़ बीठली, तारागढ़ अजमेर और कुंभा का मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं।
तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा और 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल में दुर्ग निर्माण में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। यानी कि जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान उसमें हार गए, तो उस समय जो तुर्की और अफगान शासन की स्थापना जो है दिल्ली में हुई और उसका प्रभाव पूरे राजस्थान के दुर्ग निर्माण पर पड़ा। और उसके बाद बनने वाले जो दुर्ग थे उन सब में एक नया परिवर्तन दिखाई देने लगा, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो और जो ऊपर से चौरस हो, जहाँ खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों की समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण और खंडर हो गए थे उनका पुनर्निर्माण भी करवाया गया, जैसे कि आबू के अचलगढ़ दुर्ग का। महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया और कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। यानी कि तराइन के युद्ध के बाद जो दुर्ग बनाए गए वो इस तरीके से बनाए गए कि वो ऊंची पहाड़ियों पर हो और वो जगह जो है वो चौरस हो, और साथ ही वहाँ पर खेती और सिंचाई के साधनों की उचित व्यवस्था करवाई गई। और जो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो भूखंड थे, जो खंडहर बने हुए दुर्ग थे, उनका भी पुनर्निर्माण करवाया गया। और उनमें उदाहरण के तौर पर आबू का अचलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया, दोबारा से उसका जीर्णोद्धार करवाया गया, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्निर्माण करवाया गया। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में भी नगर और दुर्ग निर्माण करवाने लगे। उसके बाद फिर मुगल शासकों का जब राजपूताना शासकों के साथ संबंध अच्छे हुए तो उसके बाद जो राजपूत शासक थे उन्होंने पहाड़ियों से नीचे आकर के वापस समतल भूमि पर भी दुर्ग बनाने शुरू किए, और उसके उदाहरण हैं जयपुर, बीकानेर और भरतपुर आदि के दुर्ग, क्योंकि राजस्थान में राजपूत शासकों के लिए यह स्थिरता व शांति का काल था। अब देखिए यहाँ पर 6 दुर्गों की बात हो रही है, और ये 6 दुर्ग जो है वो 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। और वो दुर्ग कौन कौन से हैं? आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, ये 6 दुर्ग हैं, इनको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में 2013 में। और जब ये शामिल किए गए थे तो उस समय नोमपेह में हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों के जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे राजस्थान के दुर्गों में से प्राय देखने को मिलते हैं। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुर्जें, किले के चारों तरफ गहरी खाई या पारिक, गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंग, किले के भीतर सिलहखाना यानी कि शास्त्रागार, जलाशय, पानी के टांके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। दुर्गों के काफ़ी सारे प्रकार देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। अपनी स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से मुख्य जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग कैसे दुर्ग को कहते हैं? ओदक दुर्ग जल दुर्ग को ही कहते हैं। ऐसे दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे कि गागरोन का दुर्ग। तो जल दुर्ग कहे या ओदक दुर्ग कहे एक ही बात है। जिसके चारों तरफ बहुत सारा पानी हो या पानी से घिरा हुआ दुर्ग होता है उसे ओदक दुर्ग कहते हैं। और राजस्थान में गागरोन का दुर्ग जो है झालावाड़ में, वो ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद गिरि दुर्ग यानी कि पर्वत दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित जो दुर्ग होता है उसे गिरि दुर्ग के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान के जो अधिकांश दुर्ग है वो इसी श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है धावन्य दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो मरुभूमि में बने हुए होते हैं यानी कि रेतीले मैदान पे बने हुए होते हैं उनको धावन्य दुर्ग कहते हैं, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग। उसके बाद नेक्स्ट आता है वन दुर्ग।
ऐसे दुर्ग वन दुर्ग होते हैं जो कि बीहड़ जंगल में बने हुए होते हैं, वन के अंदर बने हुए होते हैं। तो सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे कि सिवाना का दुर्ग। उसके बाद आता है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके मार्ग में खाई कांटे पत्थरों से जिनके मार्ग जो है वो दुर्गम पत्थरों से दुर्गम हो, पहाड़ी से होता हुआ हो, गहरी गहरी खाइयाँ हो, कांटे हो। तो इस तरीके के दुर्ग को एरन दुर्ग कहते हैं, जैसे कि चित्तौड़ व जालोर का दुर्ग, यानी कि जिन तक पहुंचने में बहुत ही अधिक कठिनाई हो, तो ऐसे दुर्ग को क्या कहते हैं? एरन दुर्ग कहते हैं। उसके बाद पारिख दुर्ग। पारिख यानी कि चारों तरफ जिसकी खाई बनी हुई हो, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो दुर्ग के चारों तरफ, उस दुर्ग को पारिख दुर्ग कहते हैं, जैसे भरतपुर का दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़। उसके बाद पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग वो होते हैं जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ हो, यानी कि जिसके चारों ओर परकोटा बना हुआ हो, उसको परकोटा कहते हैं। जिस दुर्ग के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं, जैसे कि चित्तौड़ और जैसलमेर का दुर्ग। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैन्य दुर्ग। तो वे दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं, ऐसे दुर्गों को सैन्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सहाय दुर्ग वे दुर्ग जिनमें सूरवीर सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हों। सदा अनुकूल रहने वाले सूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं, उन्हें सहाय दुर्ग कहते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें दो या दो से अधिक दुर्गों की श्रेणियों में शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को गिरि दुर्ग और पारिक दुर्ग एवं एरन दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिसमें सैनिक रहते हैं वो सैन्य दुर्ग होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में सबसे पहला आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि एक गिरी दुर्ग है। अब दुर्गों की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे दुर्गों में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि याद रखनी होती हैं। तो शुरू करते हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला, ध्यान रखना, राजस्थान का गौरव है चित्तौड़ का किला, जो कि गिरी दुर्गों में सबसे प्राचीन एवं प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन एवं मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व रहा है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग में स्थित ये दुर्ग होने की वजह से इसका काफ़ी महत्व रहा है। ये यहाँ पर ये है चित्तौड़ का दुर्ग। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य ने यह किला बनवाया था और अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण तो करवाया था किसने? मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य ने, और अपने नाम के ऊपर उसका नाम चित्रकोट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या आती है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो है वो किसने करवाया था? वो राणा कुंभा ने करवाया था, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और जब अंतिम मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक जो था वो था मानमौरी, अंतिम मौर्य शासक, उसको पराजित करके गुहिल राजवंश का पहला संस्थापक जो था बप्पा रावल, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार
कर लिया था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार किया, और उसने अपना नाम उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल करके क्या नाम रखा? खिजराबाद। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन से पठार पर स्थित है? तो मेसा के पठार पर स्थित है। किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। इसीलिए चित्तौड़गढ़ के लिए एक कहावत प्रचलित है, उक्ति प्रचलित है, जिसका जो कि क्या है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़इये। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़इये। चित्तौड़ के किले में साहित्य के 3 प्रसिद्ध साके हुए। चित्तौड़ के किले में कितने साके हुए? 3 साके हुए। कब कब हुए? एक हुआ सबसे पहले 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा हुआ 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय। और तीसरा हुआ 1567 अकबर के आक्रमण के समय। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम एवं बलिदान के साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता। रानी पद्मिनी के समय जो जौहर हुआ था 1303 ईस्वी में, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के समय भी जो जयमल पत्ता, उनका बलिदान का साक्षी भी चित्तौड़ का किला है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत विशाल बुर्जे, 7 अभेद द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पिलाकार मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग के रूप दे दिया। क्या क्या इसकी विशेषताएं बताई है? सुदृढ़ एवं घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जे, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पिलाकार मार्ग, ये सभी विशेषताएं किसकी बताई गई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चंवरी प्रासाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगद मोरी तालाब और जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। देखिए क्या क्या चीज बताई है इसके अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। एक तो तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, बादशाह की हवेली, श्रृंगार चंवरी, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभ द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगद मोरी तालाब, ये सारी चीजें कहाँ स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग भी गिरी दुर्ग का उदाहरण है। मारवाड़ और मेवाड़ दोनों की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल बना। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ, जो कि अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोड्स ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है।
एट्रस्कन वास्तु 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है कुंभलगढ़ दुर्ग का, जो कि अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। और ये जो परकोटा है इतना चौड़ा है कि एक साथ 8 घुड़सवार इसके ऊपर से चल सकते हैं। और कुंभलगढ़ के इस दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों को विचार से, जो कि इसके अंदर है सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जे और कंगूरे, इन सब की दृष्टि से एट्रस्कन वास्तु से इसकी तुलना की है। दुर्ग के भीतर झालीबाव बावड़ी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या स्थित है वो चीजें बताई गई है। झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार किसको कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। एवं अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। क्या क्या चीज बताई? झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब और उड़ना राजकुमार की छतरी। देखिए ये चीज याद रखनी है, उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और उड़ना राजकुमार कौन थे? तो पृथ्वीराज राठौड़। यहाँ उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो यहाँ पर यह भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ में हुआ। और उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो वो भी कुंभलगढ़ में हुआ। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें सबसे ऊंचाई पर स्थित जो निवास स्थान है वो कुंभलगढ़ का निवास स्थान है, और इसी को ही कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। इतनी ऊंचाई पर ये कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि यदि ऊपर की तरफ देखे तो सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। ये तो बात हुई कुंभलगढ़ दुर्ग की। अब बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में आमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका रणथान देव चौहान ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? रणथान देव चौहान, एक ऐसी मान्यता है। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीरदेव चौहान के शासक का मूक गवाह है, साहस का मूक गवाह है, सॉरी। सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुए थे राणा अमीरदेव चौहान, इसलिए उनके साहस का मूक गवाह जो है वो रणथंभौर दुर्ग है। इस दुर्ग की स्थापत्य के विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरिदुर्ग, वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। रणथंभौर की सुदृढ़ नरसैंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर के अबुल फलज ने लिखा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? तो वो है रणथंभौर, सवाई माधोपुर। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल और 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर स्थित है। अच्छा जी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, एक तो गणेश मंदिर का प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन से दुर्ग में गणेश जी का मंदिर स्थित है, तो वो है रणथंभौर दुर्ग में। और दूसरा 32 खंभों की छतरी के बारे में भी पूछा गया है कि 32 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ है, तो वो भी सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग में है। तो यहाँ पर हमने बात करी रणथंभौर दुर्ग की। अब वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए बस अभी ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उसके बाद बाकी के दुर्ग जो इस बुक में जितना दिया हुआ है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।